बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल वाला पार्ट कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ पर्यटन स्थल को कवर कर लिया है। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर तुरंत देखें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल के बारे में। मध्य प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत 3 पर्यटन स्थल आते हैं। पहला पंचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, पहला पंचमढ़ी जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। दूसरा भेड़ाघाट जो जबलपुर जिले में स्थित है। तीसरा अमरकंटक जो अनूपपुर जिले में स्थित है। आइए सबको बारी बारी से देखते हैं, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और यहाँ के चित्रों के माध्यम से हम सारी जगहों को घूमते हैं। चलिए शुरू करते हैं पंचमढ़ी से। पंचमढ़ी दोस्तों आपको मैं बता दूं होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो पहला प्रश्न तो यही आ जाएगा, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, और आपका जवाब हो जाएगा होशंगाबाद जिले में स्थित है। अब प्रश्न यह है कि इसका नाम आखिरकार पड़ा कैसे। तो पंचमढ़ी का नाम पंच प्लस मढ़ी, पंच का मतलब होता है 5 और मढ़ी का मतलब होता है गुफा। मढ़ी का मतलब क्या होता है? गुफा होता है, अर्थात 5 गुफाओं से इसका नाम पड़ा। अब प्रश्न है कि 5 गुफाएं कहां से आई। तो मैं आपको बता दूं कि महाभारत युग में 5 पांडव भाइयों ने अपने 13 वर्ष के निर्वासन के दौरान इन गुफाओं को यहाँ पे बनाया और यहाँ पे उन्होंने निवास किया, इसलिए इसका नाम पंचमढ़ी पड़ा। तो याद रखना, पंचमढ़ी पांडव भाइयों के द्वारा निर्मित गुफाओं की 5 गुफाओं के कारण पड़ा। और पंचमढ़ी दोस्तों बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही शानदार पर्यटन स्थल है, जिसे हम सतपुड़ा की रानी या मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि इसे सतपुड़ा की रानी क्यों कहते हैं। इसे सतपुड़ा की रानी इसलिए कहते हैं क्योंकि पंचमढ़ी जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है और ये वहां पर अत्यंत खूबसूरत प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, इसलिए इसे सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं या इसे मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो आपका जवाब होगा पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है और इसे सतपुड़ा की रानी या मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि पंचमढ़ी की खोज किसने की थी, तो एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन थे जे फार सोत। याद रखना, जे फार सोत ने पंचमढ़ी की खोज की थी। हालांकि दोस्तों पंचमढ़ी पहले से ही था, पर एज अ हिल स्टेशन, एज अ पर्यटन स्थल, तो उसकी खोज किसने की थी? फार सोत ने की थी। आप इतना याद रखना, ठीक है। तो ये है पंचमढ़ी के नामकरण के बारे में हमने जाना कि इसकी खोज जे फार सोत ने की थी और इसे सतपुड़ा की रानी या मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। और पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वो सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। दोस्तों सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो मध्य प्रदेश में स्थित एक ब्लॉक माउंटेन है और इसकी सर्वोच्च चोटी जिसे हम धूपगढ़ कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? धूपगढ़ कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है, वो भी किसके अंतर्गत आती है? पंचमढ़ी के अंतर्गत भी आती है। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। और ये किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यदि आपको सतपुड़ा ऑप्शन में ना मिले और आपको महादेव पर्वत श्रेणी दे तो इसका जवाब वो भी सही होगा, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग है महादेव श्रेणी और महादेव श्रेणी का ही हिस्सा है धूपगढ़ की चोटी। तो याद रखना, धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। आइए और जानते हैं इसके बारे में कि मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है, धूपगढ़ यहीं पर स्थित है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी या महादेव श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ यहीं पे स्थित है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पंचमढ़ी है। अब बेसिकली दोस्तों 2 हो जाएंगे,
ठीक है ना। एक हमारा ये हो गया, एक अमरकंटक अचकनामार हो गया, परंतु वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में आता है, जबकि पंचमढ़ी पूर्णतः मध्य प्रदेश में आता है, इतना याद रखना। अब पंचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से जिनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल में जटाशंकर की गुफा, हम इसके बारे में और इससे रिलेटेड कहानी के बारे में जानेंगे, पांडव गुफाओं के बारे में जानेंगे, हांडी खो के बारे में जानेंगे, प्रियदर्शिनी पॉइंट के बारे में जानेंगे, बड़े महादेव, गुप्त महादेव आदि यहाँ पे पर्यटन स्थल है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अप्सरा जो वाटरफॉल है वो डचेस वाटरफॉल, बी वाटरफॉल, हांडी खो आदि के बारे में हम देखेंगे। चलिए दोस्तों एक एक करके पंचमढ़ी के पर्यटन स्थलों को देखते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं कि पंचमढ़ी दोस्तों कहां पे स्थित है, होशंगाबाद में स्थित है। इसे सतपुड़ा की रानी या मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। यहाँ पे सर्वोच्च चोटी 1352 मीटर ऊंची धूपगढ़ की चोटी भी पाई जाती है और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, जे फार सोत ने की थी। किसने की थी, जे फार सोत ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है उसे हम बोलते हैं प्रियदर्शिनी पॉइंट। मैं आपको बता दूं इस पॉइंट का नाम जो आप देख पा रहे हो प्रियदर्शिनी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दोस्तों इंदिरा गांधी के बचपन का नाम प्रियदर्शिनी के आधार पर पड़ा है। और ये सनसेट पॉइंट है दोस्तों, ये क्या है, सनसेट पॉइंट है। जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सूर्यास्त का नजारा दिखेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचमढ़ी का सनसेट पॉइंट किसे कहा जाता है, तो आप जवाब करिए प्रियदर्शिनी पॉइंट को सनसेट पॉइंट कहा जाता है। और इसका नाम किस आधार पर पड़ा, तो इंदिरा गांधी जी के नाम पर पड़ा। ठीक है दोस्तों, यह है प्रियदर्शिनी पॉइंट और इसे क्या कहा जाता है, इसे सनसेट पॉइंट कहा जाता है। आप कभी जाइए तो यहाँ के खूबसूरत सूर्यास्त के दृश्य का नजारा अवश्य देखिए। ये 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, चोरादेव, महादेव और धूपगढ़। ठीक है, तो सनसेट पॉइंट कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, चोरादेव, महादेव और धूपगढ़। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धूपगढ़, जो मैं आपको बता चुका हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आते हैं रजत प्रपात या जिसे हम सिल्वर फॉल भी कहते हैं, जिसे हम सिल्वर फॉल भी कहते हैं। आप ये चित्र में देख पा रहे होंगे, यही है रजत जलप्रपात। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि रजत जलप्रपात कहाँ पे है और आप आंसर कर दीजिए पंचमढ़ी में है। ठीक है, और ये जलप्रपात दोस्तों अप्सरा विहार, अप्सरा विहार भी यहाँ पे एक जलप्रपात है। याद रखना, मैं जितने भी नाम ले रहा हूं आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, रजत जलप्रपात, अप्सरा विहार और प्रियदर्शिनी पॉइंट। अभी तक हमने ये 3 को पढ़ लिया है। ये 350 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ एक झरना है जो दूधिया चांदी की तरह दिखाई देता है। तो याद रखना प्रियदर्शिनी पॉइंट, रजत प्रपात और क्या बोला हमने, अप्सरा विहार कहां पे स्थित है, पंचमढ़ी में स्थित है। अब ये देखिए अप्सरा वाटरफॉल। ठीक है दोस्तों, तो अप्सरा वाटरफॉल भी कहां पे स्थित है, पंचमढ़ी में स्थित है, याद रखना। तो हमने पढ़े रजत, अप्सरा। अब 2 वाटरफॉल भी आप यहीं पे याद कर लीजिए, कौन कौन से। सबसे पहले तो डचेस वाटरफॉल, सबसे पहले हम कौन सा याद करेंगे, डचेस वाटरफॉल, और दूसरा याद करेंगे बी वाटरफॉल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे कितने वाटरफॉल हो गए, 3 वाटरफॉल हो गए। और ये पंचमढ़ी जाना ही जाता है अपने खूबसूरत झरनों या जलप्रपातों के लिए। तो 4 वाटरफॉल हो गए, सिल्वर वाटरफॉल, दूसरा डचेस, तीसरा अप्सरा, चौथा बी वाटरफॉल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम और अब जानते हैं पांडव गुफाओं के बारे में। वही पांडव गुफाएं जिनका निर्माण पांडवों के द्वारा अपने 13 वर्ष के निर्वासन काल के दौरान कराया गया था। मैंने आपको बताया, आप ये देख लीजिए, यही हैं वो पांडव गुफाएं। आपसे पूछा जाएगा पांडव गुफाएं कहाँ पे है और आप जवाब कर दीजिएगा पंचमढ़ी में। अब याद कैसे करेंगे, पांडव पा से स्टार्ट हो रहा है, पंचमढ़ी भी पा से स्टार्ट हो रहा है, तो पा मिलके क्या बनाएंगे, पांडव गुफाएं पंचमढ़ी। आप ऐसे याद कर लीजिए। और इन गुफाओं की संख्या कितनी है, 5 है। अगर पूछा जाए कि पांडव गुफाओं की संख्या कितनी है तो आप आंसर करिए कि इनकी संख्या
5 हैं और यहाँ पे जो द्रौपदी कोठरी और भीम कोठरी प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे द्रौपदी कोठरी और भीम कोठरी प्रमुख है, परंतु कुछ पुरातात्विक ये मानते हैं कि इनका संबंध गुप्त काल से है और बौद्ध भिक्षुओं ने इसका निर्माण कराया था। अब ये भिन्न भिन्न मत है दोस्तों, पर आप इतना याद रखिए कि पांडव गुफाएं पंचमढ़ी में स्थित है। पा से पांडव और पा से पंचमढ़ी। आगे देखते हैं दोस्तों, यह है जटाशंकर की गुफाएं। जटाशंकर की गुफाएं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने भस्मासुर से जब उनका युद्ध हो रहा था तो उससे शायद बचने के लिए इस गुफा में शरण ली थी, इसलिए इसका नाम जटाशंकर की गुफा भी कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, जटाशंकर की गुफा कहां पर स्थित है? आपका जवाब होगा पंचमढ़ी में स्थित है। तो जटाशंकर की गुफा कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भगवान शिव ने राक्षस भस्मासुर से खुद को बचाने के लिए इस गुफाओं में शरण ली थी और इसी गुफा में एक शिवलिंग है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं कि जटाशंकर की गुफा कहाँ पे स्थित है? तो जटाशंकर की गुफा पंचमढ़ी में स्थित है। इतना याद रखना। ये आप खूबसूरत गुफा देख पा रहे हैं, यही है जटाशंकर की गुफा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा प्रियदर्शिनी पॉइंट, उसके बाद हमने पढ़ा डचेस फॉल, हमने पढ़ा हांडी खो, हमने पढ़ा अप्सरा, हमने पढ़ा सिल्वर फॉल, हमने पढ़ा पांडव की गुफाएं, हमने पढ़ा जटाशंकर की गुफाएं। ये सभी स्थित है पंचमढ़ी में। आइए दोस्तों अगला जानते हैं हांडी खो के बारे में। हांडी खो क्या है दोस्तों? हांडी खो सबसे पहले घाटी है, आप इतना याद रखिए, जो कि चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई है। हांडी खो क्या है? 300 मीटर नीची घाटी है, जो कि कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। और ये बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। जब आप जाइएगा तो आप यहाँ के सौंदर्य का लुत्फ उठा पाएंगे। तो याद रखना दोस्तों, हांडी खो कहाँ पे स्थित है? हांडी खो दोस्तों पंचमढ़ी में स्थित है। अब एक बात है, ऐसा माना जाता है यहाँ पे कि एक जहरीले सांप ने इस भूमि को ढक लिया था। एक जहरीले सांप ने इस भूमि को ढक लिया था, जिसे फिर भगवान शिव ने नष्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक झील भी थी दोस्तों, जो सांप को खत्म करने के बाद सूख गई। और ये शांति भरा वातावरण है और यहाँ आकर आप एक पुराने आकर्षण का अनुभव कर सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये थी हांडी खो से जुड़ी हुई कहानी और ये स्थित है पंचमढ़ी में। आगे चलते हैं, यह है दोस्तों बी फॉल। यहाँ पे मधुमक्खी जो होती हैं उसके आवाज आती, जब ये झरना बहता है तो मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज नहीं आती। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आवाज आती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसे बी फॉल या मधुमक्खी झरना भी कहा जाता है। याद रखना बी फॉल कहाँ पे है? वो भी पंचमढ़ी में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह है डचेस फॉल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो डचेस फॉल, बी फॉल, अप्सरा जलप्रपात या सिल्वर फॉल कहां पे स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। तो अभी तक हमने दोस्तों पंचमढ़ी के बारे में जाना। और पंचमढ़ी, अच्छा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो पंचमढ़ी है इसी में आपको मिलेगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसी में आपको क्या मिलेगा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा। खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कभी मौका मिले तो अवश्य जाइए। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पे स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। तो हमने अभी पढ़ा कि पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे सतपुड़ा की रानी या मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। और यहाँ पर सर्वोच्च चोटी 1352 मीटर ऊंची धूपगढ़ स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, डचेस फॉल हो गया, अप्सरा वाटरफॉल हो गया, सिल्वर वाटरफॉल हो गया, पांडव की गुफाएं हो गई, हांडी खो, प्रियदर्शिनी पॉइंट आदि यहाँ पे स्थित हैं। और ये मध्य प्रदेश का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और इसकी खोज जे फॉरसाथ ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब चलते हैं अमरकंटक की ओर। हाँ, नर्मदा का उद्गम स्थल
नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? अमरकंटक है। और अमरकंटक जो है वो मैकाल पर्वत श्रेणी में आता है, मैकाल श्रृंखला में आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो पूर्वी भाग है वही है मैकाल पर्वत श्रृंखला, और इसी पे बसा हुआ है अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आता है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आता है। अमरकंटक दोस्तों 3 नदियों का उद्गम स्थल है, नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा, सोन और जोहिला। याद रखना, आपसे कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थान जहां से 3 नदियों का उद्गम होता है तो वो है अमरकंटक, जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है और ये मैकाल पर्वत श्रेणी में आता है। आप ये खूबसूरत चित्र देख पा रहे हैं दोस्तों, ये नर्मदा कुंड है, यहाँ से मां नर्मदा का उद्गम माना जाता है। मां नर्मदा का उद्गम माना जाता है, जो स्वयं गंगा के पापों को भी हर लेती है। वही नर्मदा का उद्गम दोस्तों अमरकंटक अनूपपुर जिले में माना जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्राकृतिक पर्यटन स्थल के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम, साथ ही दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, सोन और जोहिला का उद्गम भी यही है। अमरकंटक मनोहरी पर्यटन धार्मिक स्थल है और नर्मदा माई का मंदिर, नर्मदा देवी और पार्वती देवी की यहाँ पे प्रतिमा स्थित है। तो यहाँ पे क्या है, नर्मदा माई का मंदिर है। यहाँ से 3 नदियां नर्मदा, सोन और जोहिला निकलती है। याद रखना दोस्तों, नर्मदा, सोन और जोहिला निकलती है। नर्मदा के बारे में मैं आपको बताऊं, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है। इसकी ऊंचाई इसकी लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर है। याद रखना, इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश की इसमें लंबाई इसकी 1077 किलोमीटर है। और ये दोस्तों अरब की जो खाड़ी है, अरब सागर जो है, वहां पे ये क्या हो जाता है, ये अपना एस्चुरी का निर्माण करती है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न से कौन एस्चुरी बनाती है, तो दोस्तों याद रखना नर्मदा एस्चुरी बनाती है। नर्मदा के साथ मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी ताप्ती भी एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना वो महेश्वर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। महेश्वर हो, ओमकालेश्वर हो, आदि पर्यटन स्थल या भेड़ा घाट हो, वो किसके किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे आपको कुछ प्राचीन शिव मंदिर मिलेंगे जिनका निर्माण किसने कराया था, कलचुरी राजाओं ने कराया था। आपसे पूछा जाएगा कि अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, और आपका जवाब होगा कलचुरी राजाओं ने अमरकंटक के मंदिर का निर्माण कराया था। इसे 2005 में पवित्र नगर घोषित कर दिया गया और 2005 में घोषित अचकनामार जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। मैंने आपको बताया था ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अचानकमार जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। और एक बायोस्फीयर रिजर्व अभी मैंने आपको बताया पंचमढ़ी भी है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिए। और यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल के बारे में जान लेते हैं। आपसे कभी पूछा जाए कि माई की बगिया कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा अमरकंटक में। यहाँ पे दोस्तों एक कर्ण मंदिर है जिसका निर्माण कलचुरी शासक कर्ण ने करवाया था। आपको मैं बता दूं, जो कर्ण है उसने ही जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण भी कराया था। वो कर्ण को दोस्तों हम हिंद का नेपोलियन भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन हम किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। परंतु जब प्रश्न आएगा कि हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा कलचुरी शासक कर्ण को कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों कबीर चबूतरा है और ऐसा माना जाता है कि जो कबीर चबूतरा है वो कबीर की साधना स्थली थी। वही कबीर दोस्तों जो निर्गुण शाखा के कवि थे और इन्होंने धार्मिक आडंबर पर तीखा प्रहार किया है। आपने सुना होगा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताती ते चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं तो पहाड़ को पूजने लग जाऊं, और यदि इससे अच्छा तो मुझे वो चक्की लगती है जिससे कम से कम दुनिया अनाज पीस के तो खाती है।
साधना स्थली है कबीर चबूतरा। और यहीं पे दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित दो जलप्रपात हैं। कौन कौन से? दुग्धधारा जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात। याद रखना, बस प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि दुग्धधारा जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात कौन से जिले में है, आपका जवाब हो जाएगा अनूपपुर जिले में है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी नदी पर स्थित है, तो याद रखना नर्मदा नदी, मां नर्मदा पर स्थित है दुग्धधारा जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात। आइए इनको देख लेते हैं दोस्तों चित्र के माध्यम से। सबसे पहले ये देखिए माइकी बगिया, खूबसूरत है, जाइएगा तो आप यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का निहार पाएंगे। माइकी बगिया कहाँ स्थित है? अमरकंटक में स्थित है। दूसरा कपिल धारा जलप्रपात, मैंने आपको बताया था कि कपिल धारा जलप्रपात मां नर्मदा नदी पर स्थित है और ये कहाँ पे स्थित है? अमरकंटक में स्थित है। ये दुग्धधारा जलप्रपात, अब ये दूध की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको दुग्धधारा जलप्रपात बोलते हैं। जब आप कपिल धारा से थोड़े आगे चलोगे तो आपको नर्मदा नदी पर स्थित दुग्धधारा जलप्रपात मिलेगा। यह है दोस्तों वो कबीर चबूतरा जहां पर कबीर की साधना स्थली मानी जाती है। याद रखना, यह है दोस्तों कबीर चबूतरा। यह है दोस्तों श्री यंत्र मंदिर, खूबसूरत है बहुत, और इसे बोलते हैं श्री यंत्र मंदिर। तो याद रखना दोस्तों श्री यंत्र मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो श्री यंत्र मंदिर अपना अमरकंटक में स्थित है। अब जानते हैं दोस्तों संगमरमर की नगरी कही जाने वाली जबलपुर में स्थित भेड़ा घाट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। और भेड़ा घाट कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध। भेड़ा घाट जी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों संगमरमर की चट्टानें, और बीच में जो नदी बह रही है वह नदी है नर्मदा नदी। वही मां नर्मदा जो अमरकंटक से निकलते हुए जबलपुर होते हुए आगे आपको महेश्वर और अंततः अरब सागर में विलीन हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों भेड़ा घाट जबलपुर में स्थित है और ये संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक खूबसूरत जलप्रपात पाया जाता है जिसे हम धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। आइए जानते हैं भेड़ा घाट के बारे में। भेड़ा घाट जबलपुर में स्थित है और नर्मदा तथा बावन नदी के संगम के कारण इसे भेड़ा घाट कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भेड़ा घाट किस लिए प्रसिद्ध है, और आपका जवाब होगा कि भेड़ा घाट सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अब भेड़ा घाट से 1 किलोमीटर दूर जब आप चलोगे तो आपको वहां पे एक 64 योगिनी मंदिर मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों 64 योगिनी मंदिर। और अभी मैंने बताया इस मंदिर का निर्माण कलचुरी शासक कर्ण ने करवाया था। तो 64 योगिनी मंदिर भी कहाँ पे है? भेड़ा घाट के समीप जबलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शिव पार्वती मंदिर और शिव पार्वती नंदी पर आसीन है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? भेड़ा घाट में स्थित है। बंदर कूदनी कहाँ पे स्थित है? भेड़ा घाट में स्थित है। और 64 योगिनी मंदिर भी कहाँ स्थित है? भेड़ा घाट पे स्थित है। जब आप कभी जबलपुर जाइए तो जबलपुर स्टेशन से 24-25 किलोमीटर दूर आपको भेड़ा घाट मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत स्थान है। और यहाँ पे दोस्तों एक रोप वे भी है, यहाँ से आप भेड़ा घाट का सुंदर दर्शन कर सकते हो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखा दूं ये मां नर्मदा, ये संगमरमर की चट्टानें। तो भेड़ा घाट किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। यह है वो 64 योगिनी का खूबसूरत मंदिर। आपको बता दूं, आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे 64 माताएं विराजमान है, मतलब मां दुर्गा के 64 रूपों का यहाँ पे मंदिर है, विराजमान है, इसलिए इसको 64 योगिनी मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना 64 योगिनी मंदिर भेड़ा घाट में स्थित है। यह है धुआंधार जलप्रपात, बहुत ही खूबसूरत है। आप वहां पे जाओगे तो उसकी जो ध्वनि असीम आनंद का अनुभव होता है। मैं भी गया हूं दोस्तों, आप भी जाना कभी मौका मिले। भेड़ा घाट संगमरमर की नगरी जहाँ पे धुआंधार जलप्रपात स्थित है। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। हमने इस वीडियो में प्राकृतिक पर्यटन स्थल को कवर किया है। अगले वीडियो में दोस्तों हम मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे। आज का प्रश्न आपसे है कि निम्न में से जौहर कुंड कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी असीरगढ़ का किला, ऑप्शन सी चंदेरी का किला, ऑप्शन डी ग्वालियर।
ये प्रश्न दोस्तों पुरानी वीडियो से पूछा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देख लें। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जहाज महल, हिंडोला महल और रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित थे। आपके ऑप्शन है धार, बी इंदौर, सी सतना, डी रीवा। ठीक है दोस्तों, इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हो कि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस बनाते रहें, आपके मध्य प्रदेश का समग्र अध्ययन अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।